नमस्कार साथियों, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री की दूसरी क्लास लेके आए हैं डे 2 में। और पिछली वीडियो आपने देखी ही होगी जिसमें नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, वैदिक सभ्यता के बारे में हमने बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उसको जाकर देख लें, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बारे में बताएंगे। डे 2 में क्लास 2 है ये, और इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्पेशल क्लास नोट्स हैं जो सेलेक्टेड टॉपिक को हमने छांट कर, पूरी हिस्ट्री में से सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिसको हमने छांट कर और जिसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर कंपटीशन में, वो हम लेकर आए हैं आपको। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसका उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था तथा इसकी खोज 1921 में रखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था। इसका जो उदय है ताम्रपाषाणिक काल पृष्ठभूमि पर 2500 से 1700 ईसा पूर्व हुआ था और इसकी खोज रखालदास ने की थी, रखालदास बनर्जी ने 1921 में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ लिया था, इसको याद कर लीजिएगा और इसको नोट करके रख लीजिएगा। भौगोलिक विस्तार क्या है हड़प्पा सभ्यता का? यह सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगोडोर बलूचिस्तान में है, और उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू तथा दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला है। इसके अलावा इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, भारत में सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में प्राप्त होते हैं। यह त्रिभुजाकार स्थित है। इधर पश्चिम में सुतकांगोडोर बलूचिस्तान और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। तो इसीलिए हो गया ट्रायंगल बन गया ये, इसीलिए इन्होंने ये कहा है यह त्रिभुजाकार स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ये इसका क्षेत्र। और ये वीडियो आशा करता हूँ आपसे ये हाई क्वालिटी में देखें ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो आपको इस टॉपिक के बारे में। अब इसके हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम बताएंगे। हड़प्पा सर्वप्रथम खोजा गया स्थल दयाराम साहनी द्वारा, यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है तथा यह रावी नदी के तट पर है। अब सीधे यही भी पूछ लिया था कब्रिस्तान जहाँ रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी द्वारा यह स्थल खोजा गया और यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त हुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोहनजोदड़ो में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है जो सिंधु नदी पर स्थित है तथा यहाँ से स्नानगार, अन्नागार, कांसे की नृत्य मूर्ति जिसे हम नटराज मूर्ति के नाम से भी जाते हैं, नृत्य मूर्ति, पशुपति के साक्ष्य, घोड़े के दांत प्राप्त हुए। ये कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। अब कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर में स्थित, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? कालीबंगा स्थल है और कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर में स्थित है ये। और तथा हल्के निशान, बेलनाकार मोहर, हवन कुंड, अग्निकुंड आदि प्राप्त हुए कालीबंगा से। अब बनावली से बात करते हैं। बनावली यह स्थल कहाँ है? यहाँ से जल निकासी का अभाव पाया गया, यानी यहाँ से जल निकासी
नहीं हो पाई तथा यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट द्वारा की गई। यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई बनावली से, और ये राजस्थान के हिसार जिले में हरियाणा जिले के हिसार जिले में स्थित है बनावली। लोथल की अगर बात करते हैं, भोगबा नदी पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित तथा यहाँ बंदरगाह स्थित गोदीवाड़ा है। यहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से धान बाजरे का साक्ष्य तथा 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं लोथल से। जहाँ ये बंदरगाह यूनेस्को ने जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, ये जो अहमदाबाद में गोदीवाड़ा है, और इसको हेरिटेज साइट में रख लिया है यूनेस्को ने। धौलावीरा भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये भी, इसको भी याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूनेस्को की साइट है और इसमें फंडिंग होती है फॉरेन कंट्री से, यूनेस्को से, ताकि जो हमारी आर्ट एंड कल्चर जो है बना रहे और उसका जो संरक्षित रहे, जो साइट है हमारी संस्कृति बनी रहे, इसीलिए फंडिंग करता है यूनेस्को। ये धौलावीरा यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसको देख लीजिएगा। धौलावीरा यह हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। एक 3 भागों में विभाजित था तथा यह अपनी जल निकासी प्रबंध के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अब वैदिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं। यह ग्रामीण संस्कृति थी जो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात अस्तित्व में आई। यहाँ से सिंधु सभ्यता खत्म हो गई थी, उसके पश्चात ही ये वैदिक संस्कृति आई, और ये ग्रामीण संस्कृति थी तथा यह मुख्यतः पशुचारण संस्कृति थी तथा कृषि गौण धंधा जिसे काम कहते हैं, यानी कि कृषि का काम होता था, और पशुचारण संस्कृति थी ये। वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? देखिए, ऋग वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। पहली संस्कृति एक ऋग वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरी क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृति जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। अब ऋग्वेद काल की बात आती है। ऋग्वैदिक काल क्या है? इस काल की सर्वप्रमुख नदी सिंधु थी। दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जो आज नहीं है, विलुप्त हो गई है। उस सरस्वती नदी की बात होती है जो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी, जिसे नदीमता कहा गया। किसमें? ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को। आर्यों का निवास स्थल सप्त सिंधु प्रदेश बताया गया। जो वहाँ पर आर्य निवास करते थे उनका स्थल सप्त सिंधु प्रदेश बताया गया। यह पितृसत्तात्मक स्वरूप वाला कबीलाई समाज था तथा यहाँ 5 कबीला अनु, हृदय, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध थे, जिस कारण इन्हें पंचजन्म कहा जाता था। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा विष का 170 बार हुआ। ऋग्वैदिक समाज 3 वर्गों योद्धा, पुरोहित और सामान्य वर्गों में विभाजित था। एक वर्ग योद्धा का था, एक पुरोहित का था जो पूजा पाठ ब्राह्मण करते थे उनका, और दूसरा सामान्य लोगों का जो कामकाज किया करते थे, जो नॉर्मल जो कामकाज किया करते थे, समाज में जो इसेंशियल वस्तुएं हैं उनको बनाया करते थे।
उत्तर वैदिक काल के बारे में, अभी हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना, फिर अब उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। यह संस्कृति पंजाब से आगे दिल्ली और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में विकसित हुई तथा इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। इस काल में पुरु और भारत मिलकर कुरु तथा तुर्बस एवं कृवि मिलकर पांचाल कहलाए। मगध एवं अंग आर्य सभ्यता के बाहर थे। अब देखिए ये जो है ये वाला रीजन की बात हो रही है, दिल्ली यमुना दोआब क्षेत्र, कुछ हरियाणा, कुछ दिल्ली, कुछ यूपी वेस्ट जो मेरठ के साइड में लगता है, वो था ये क्षेत्र, दोआब क्षेत्र के बारे में की बात हो रही है। अब इस काल में महाजनपद के बारे में बात करते हैं। वैदिक संस्कृति में महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग ने गंगा घाटी में आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दिया तथा कई महाजनपदों का उदय हुआ। लोहे के प्रयोग ने गंगा घाटी में आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दिया। उदय के कारण क्या क्या कहते हैं ये देखिए। छठी सदी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग प्रारंभ होना। उदय के क्या क्या कारण थे इसमें, महाजनपदों के उदय के कारण। 6ठी सदी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, अर्थात पश्चिमी बिहार में उसी से लगा हुआ बिहार, वो लोहे का व्यापक प्रयोग आरंभ होना, लोहे के हथियारों का निर्माण हो जाना, लोहा युक्त कृषि औजारों से कृषि का विकास तथा अधिशेष उत्पादन होना, कृषि अधिशेष से वाणिज्य, व्यापार, शिल्प को प्रोत्साहन मिलना, ये सब उदय के कारण थे। प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे ये भी देखिए। इस काल में 6 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था तथा इस पर प्रथम राजवंश हर्यक था। बिंबिसार उसका वास्तविक संस्थापक था। किसका? मगध का। और हर्यक वंश किसका था? प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक। लेकिन बिंबिसार उसका वास्तविक संस्थापक था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बना देते हैं इसमें ना। अब गणतंत्र का विकास देखिए। बुद्ध के काल में 10 गणतंत्रीय राज्य थे, जिसमें 8 बज्जी, संके तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवी तथा 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती थे। समझ गए आप? सब 4 शक्तिशाली जो राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती थे। और सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य कौन था? लिच्छवी। इसको देख लीजिएगा। बुद्ध काल में ये भी देख लीजिए, 10 गणराज्यों में से सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन सा था? लिच्छवी। और 4 शक्तिशाली गणराज्यों में से कौन कौन से थे? राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स और अवंती। इसको नोट कर लीजिएगा। अब 10 गणराज्य की जो हमने बात बताई थी, उसमें कौन कौन से थे 10 गणराज्य? एक कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा अलकप के बुली, चौथा केश पुत्र के कलाम, और दूसरा सुसुमारगिरी के मग, और 5वां रामग्राम के कौलिये, छठा
कुशीनारा के मल्ल, 7वां पावा के मल्ल और 8वां पिपीलिवन के मौर्य और 9वां कौन सा है, वैशाली के लिच्छवी। यही वैशाली के लिच्छवी सबसे बड़ा राजतंत्र जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सबसे शक्तिशाली गणराज्य जो था वैशाली के लिच्छवी। और 10वां कौन सा, मिथिला के विदेह। ये 10 गणराज्य थे, इनको नोट करके रख लीजिएगा। बुद्ध में से ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं वो बनते ही बनते हैं। अब दक्षिण की प्रमुख संस्कृतियां कौन सी थी? दक्षिण की मतलब ये हुई भारत के दक्षिण की, जैसे तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, कर्नाटक, ये सब क्या थी, दक्षिण की संस्कृतियां थी इनमें। अब देखिए महापाषाण संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं। दक्षिण की प्रमुख संस्कृतियों में महापाषाण संस्कृति के बारे में। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जा सकता है तथा यह संस्कृति लोहे और काले एवं लाल मृदभांडों के व्यापक प्रयोग से संबंधित है। जहाँ पर लोहे का काम और काले एवं लाल मृदभांड का मतलब ये होता है आपका, जैसे मट्टी के जो बर्तन, मटके, इसमें शास्त्रीय संगीत भी कभी कभी आपने देखा होगा, जो मट्टी के मृत से जो है बजाते हैं, वो शास्त्रीय संगीत में यूज करा है, उसको आप देख लीजिएगा। वो उन मृदभांडों की बात है। इसमें जो है काफ़ी चित्र बनाए जाते थे मट्टी के बर्तनों पर, लाल कलर के, काले कलर के, उन्हीं मृदभांडों की बात हो रही है। अब महापाषाण काल के बारे में बात करते हैं विस्तार पूर्वक। महापाषाण काल, ये महापाषाण निर्माता अर्थात मेगालिथ बिल्डर थे तथा ये अपने कब्रों के लिए जाने जाते थे। मृतकों को आबादी से दूर कब्रिस्तान में बड़े बड़े पत्थरों से दबाया जाता था। यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो दफनाने का काम कैसे करते थे ये लोग, बड़े बड़े पत्थरों से दबाया जाता था और आबादी से दूर, बिल्कुल आबादी से दूर दबाया करते थे ये लोग, जिसे मौत्रालिये या महापाषाण कहा जाता था। कब्रों में दफनाए गए लोगों के अस्थियों के साथ मृदभांड तथा लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुईं। अब जो दफनाया दिया करते थे लोगों को, उनके साथ मृदभांड भी रख दिया करते थे और लोहे की कुछ वस्तुएं भी रख दिया करते थे, वही प्राप्त होती थीं। यानी कि वहाँ प्रथा क्या थी, जो भी कोई मर जाता था उसके साथ में कोई ना कोई चीज़ रख दिया करते थे। जैसे कि उनकी कोई ना कोई चीज़ क्या हुआ करती थी, जैसे मृदभांड रख दिए या फिर लोहे की कोई ना कोई चीज़ रख दिया करते थे, जैसे हल है या फिर कोई भी चीज़ उस समय जो चलन में थी वो रख दिया करते थे। आर्थिक सामाजिक जीवन कैसा था इनका, वो इनके बारे में जानते हैं। महापाषाणिक संस्कृति के लोग धान और रागी उपजाते थे। आपने सुना होगा रागी का आटा, रागी का आटा भी आपने सुना होगा, वही रागी उपजाते थे और धान। तथा वे ऊंचे इलाकों में रहते थे, यानी कि पहाड़ वगैरह साइड में रहते थे। ईसवी सन के आरंभ में व्यापारी, विजेताओं, जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारकों के साथ महापाषाण लोगों का उत्तर भारत से संपर्क स्थापित हुआ। यानी कि ईसवी सन के आरंभ में व्यापारी, विजेताओं, जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारकों के साथ महापाषाण लोगों का उत्तर भारत में संपर्क स्थापित हुआ तथा इन्हें धान की रोपण प्रणाली को
अपनाया। यानी कि धान की जो खेती है वो महापाषाण काल के जो लोग थे उनको ज़्यादा अच्छी जानकारी थी, और उन्होंने क्या अपनाया, किन्होंने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों ने महापाषाण के लोगों को अपनाया, उनसे संपर्क हुआ। दक्षिण भारत में लोहे का सर्वप्रथम उपयोग 1100 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ तथा इसका प्राचीनतम साक्ष्य हल्लूर से प्राप्त हुआ। जो साक्ष्य है लोहे का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ था, 1100 ईसा पूर्व में, और लोहे का कहाँ प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, प्राचीनतम नहीं, जो सबसे पुराने जो साक्ष्य है हल्लूर में मिले हैं। अब संगम संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तमिल भाषा में रचित संगम साहित्य के आधार पर दक्षिण के आरंभिक कला और संस्कृतियों का परिचय मिलता है। संगम का अर्थ संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल था। इन संघों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया जाता था। जो कवियों का जो है संगम था या मंडल था, उनका संरक्षण किनके द्वारा, पांड्य शासकों के संरक्षण में किया जाता, उन्हीं का संरक्षण था इन कवियों के लिए। और ये सब तमिल भाषा में, सब ये तमिल भाषा में था, और ये तमिल भाषा की संस्कृति, जो तमिल की संस्कृति थी वही थी ये संगम, ऐसा मानकर चलें। अब संगम संस्कृति के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे, इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है वो जो टच समुद्र और जो स्थल का जो टच होता है, और उसके आसपास का जो एरिया पूरा 150-200 किलोमीटर की तरफ का, वो प्रायद्वीप में आता है। जो अपनी माला बनती है नीचे से, अपने ट्राइंगल शेप में जो पूरा बनता है, वो जो है प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप। अब मैप उठा के देखिएगा इंडिया का, उसमें जितना भी समुद्र से भाग टच करता है भारत का, वो सब प्रायद्वीप में आता है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, वह 3 राज्यों चोल, पांड्य और चेर केरल में विभक्त था। पांड्य के बारे में हम बात करते हैं। इनका उल्लेख मैग्नास्थनीज ने भी किया तथा यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यह मात्र सत्तात्मक प्रभाव रखता था। इसमें तमिलनाडु के आधुनिक निनवेली, रामनद और मदुरा जिले शामिल थे। इसकी राजधानी मदुरा थी और इसका रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक लाभ की स्थिति में था। उन्होंने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में दूत भेजा था। ये पांड्य शासकों की बात होगी। अब चोल शासकों की बात करेंगे। चोल शासक कौन कौन से थे, देखिए। यह आरंभ में चोल मंडलम, जिसे कोरोमंडल कहा जाता है, तथा यह पेन्नार और बेलार नदियों के बीच में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में था और चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो सूती कपड़ों के लिए विख्यात था। यानी सूती कपड़े जहाँ पर ज़्यादा बनाए जाया करते थे। चोलों की राजधानी पुहार कावेरी पत्तनम थी तथा इसका प्रसिद्ध राजा कारिकल था, जिसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध 12,000 गुलामों से बनवाया था तथा पुहार की स्थापना की। चोलों की राजधानी पुहार
और इसका जो कारिकल राजा था उसकी बात हो रही है। उसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। और किससे बनवाया? 12,000 गुलामों से बनवाया। 12,000 इनके नीचे जो गुलाम थे, गुलाम बना रखा था, उनसे बनवाया था। और पोहार इसकी राजधानी की स्थापना की। चोल वाणिज्य व्यापक का बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापार का, सॉरी, चोल वाणिज्य व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था तथा उनके वैभव का स्रोत सूती कपड़े, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, सूती कपड़े का प्रोडक्शन जहाँ होता था, सूती कपड़ों का व्यापार था तथा उनके पास कुशल नौसेना भी थी जिसमें गोदीवाड़ा थी। गोदीवाड़ा का नाम आपने सुना होगा। गोदीवाड़ा बहुत हेरिटेज साइट है, उसके बारे में भी आप पढ़िएगा कभी भी अगर टाइम मिल जाए तो तभी से नेवी का, देखिए नेवी का गठन तभी से इन्होंने कर दिया था। किसने? काराकल ने, कारिकल जो राजा था उसने तभी से गठन कर दिया था कुशल नौसेना का। अब देखिए चेर और केरल के बारे में बात करते हैं। यह पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था तथा इनकी प्रगति रोमन लोगों के साथ व्यापार के कारण हुआ। अब देखिए इनकी प्रगति कैसे हुई? रोमन लोगों के साथ व्यापार के कारण। ठीक है, अब देखिए रोमन के लोगों के साथ यानी कोची, यानी केरल का कोची की अगर बात करें तो वहाँ पर डच और जितने भी वो आए थे, डच आए थे और भी फ्रांसी आए थे लोग, फ्रांस के लोग, कई लोग आए थे, रोमन के लोग आए थे। तो वहीं पर जो केंद्र जो केरल का है वहाँ पर ज़्यादातर इनका जो है शासन रहा है। इनका सर्व प्रमुख राजा सेगु हुबन था जिसे लाल तथा भलाचेर कहा जाता था। इसने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया। किसने? चेर ने, भलाचेर। राजा सेगु हुबन था, ऑफिशियल नाम इसका क्या था? राजा सेगु हुबन, तथा जिसे लाल या भलाचेर कहा जाता था लोकल लैंग्वेज में ना। अब देखिए अर्थव्यवस्था सुनिए। संगम संस्कृति की अर्थव्यवस्था क्या थी? यानी कि जो व्यापार होता था, उनकी अर्थव्यवस्था के लेन देन कैसे चलता था, वो अपनी जीविका अर्जन के लिए वो कैसे अपना जो है चलाते थे, वो होती अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था कैसी थी? इस काल में संगम राज्य गोल मिर्च उपजाते थे। गोल मिर्च उपजाने का मतलब कौन सी? काली मिर्च जो अपनी, वो केरल में आज भी एक्सपोर्ट होती है। अपने भारत की जो काली मिर्च है विदेशों में एक्सपोर्ट होती है काली मिर्च। तो उसी गोल मिर्च की बात चल रही है और बहुत पुराने समय से काली मिर्च उगती आ रही है। और हमारे जो विदेशी थे, ब्रिटिशियन थे और फ्रांस थे, डच थे, रोमन लोग थे, वो सब क्या करते थे, यहाँ से ऐसे उठा के लिए जाया करते थे मिर्चें, और सस्ते दामों कुछ दिया भी नहीं करते थे कभी कभी। तो उसी काली मिर्च की बात चल रही है। इस काल में संगम राज्य गोल मिर्च उपजाते थे तथा इनकी पश्चिम में बहुत मांग थी। पश्चिम का मतलब क्या होगा? ये यूरोप साइड में, यूरोप, फ्रांस, इसकी बात हो रही है। ये पश्चिम में बहुत मांग थी। समुद्र से मोती और खानों से रत्नों की मांग थी। यानी कि समुद्र से मोती और खानों से रत्न की मांग भी पश्चिम देशों में थी। यानी कि क्या क्या ले आते थे पश्चिम देश वाले? काली मिर्च, मोती, रत्न, ये सब ले जाया करते थे। मलमल, रेशम प्रमुख वस्त्र उत्पादन होता था। जो असली रेशम था मलमल का, बिल्कुल ओरिजिनल, वो ले जाया करते थे, उसका उत्पादन हुआ करता था। अब जो उनका जिस हिसाब से उनका लेन देन था उस हिसाब से उनको उत्पादन करके और जो भी मिलता था उससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, संगम संस्कृति की।
अब देखिए, तमिल लोग मिस्र, अरब के यूनानी राज्य तथा दूसरी ओर मलय द्वीप समूह और जहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। अब देखिए, तमिल जो लोग थे, तमिलनाडु के लोग रहने वाले, मिस्र, अरब के यूनानी राज्य तथा दूसरी ओर मलय द्वीप समूह और वहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। अब इसमें देखिए, प्रमुख अधिकारी और वर्ग कौन कौन से थे, जो जो काम करते थे उनको क्या कहा जाता था। देखिए, एनआरडी किसे कहा जाता था? सेना अध्यक्षों को अनुष्ठान के साथ प्रदान की जाने वाली उपाधि। एक उपाधि दी जाती थी सेना नायकों या सेना अध्यक्षों को, इसे एनआरडी कहा जाता। और बल्लाल, बल्लाल जो धनी किसान हुआ करते थे, बहुत बड़े काश्तकार किसान जो हुआ करते थे, खेती किसानी वाले, बहुत बड़े बड़े जिनके फार्म हाउस वगैरह उस समय हुआ करते थे, उन्हें बल्लाल कहा करते थे। अरसर किन्हें कहा जाता था? शासक वर्ग जिनका बल्लालों से वैवाहिक संबंध होता था। शासक जो हुआ करते थे, शासन करा करते थे उस क्षेत्र का, और जिनका बल्लालों जो धनी किसान थे उनसे ही वैवाहिक संबंध किया करते थे वो लोग, उनकी पुत्रियों से ही उनका वैवाहिक संबंध होता था। अब देखिए, कैडेसियर, कैडेसियर क्या था? कैडेसियर किन्हें कहा जाता था? खेती मजदूरी करने वाले निचले वर्ग। इनके एक दो वर्ग थे किसानों में, एक तो बिल्कुल धनी किसान होते थे, उनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और दूसरा क्या, उनकी प्रॉपर्टी पर जो लोग मजदूरी करके काम किया करते थे, बिल्कुल निचले वर्ग के वो थे, उन्हें क्या कहा जाता? कैडेसियर। और परियार, खेत मजदूर, जो बिल्कुल खेतों में ही केवल काम किया करते थे, परियार। परियार अक्सर ही पूछा जाता है कि परियार किसे कहा जाता है और ये कौन सी संस्कृति थी। संगम संस्कृति से बिलोंग करते थे ये परियार, तो इसके बारे में आप जो है याद रखेंगे। अब दूसरा क्या है? वीरकल। वीरकल क्या? वीरों के सम्मान में स्थापित स्मारक रूपी वीर प्रस्तर, इसे वीर कलह कहा जाता था। वीर कलह, वीरों के सम्मान में स्थापित स्मारक। कोई भी स्मारक, जैसे आजकल हम कोई भी शहीद हो जाता है उसके बारे में, जैसे स्मारक, जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, उनका स्मारक बना हुआ है, तो क्या थे? वीर थे ये, तो उनको स्मारक रूपी वीर प्रस्तर, जो वीर कलह कहा जाता है। अब धर्म की बात हो रही है। धर्म क्या थे? राजा वैदिक यज्ञ किया करते थे तथा इनके धर्म पर ब्राह्मण संस्कृति का प्रभाव था। जो राजाएं वहाँ के थे, धर्म के बारे में बात हो रही है, संगम संस्कृति के धर्म के बारे में बात हो रही है। जो राजा वैदिक यज्ञ किया करते थे और उनके धर्म पर ब्राह्मण संस्कृति का प्रभाव था। पहाड़ी प्रदेशों के मनुष्य देवता मुरुगन थे। मध्यकाल में सुब्रमण्यम कहलाते थे। क्या थे? और यहाँ विष्णु पूजा का उल्लेख है। लोग मृतकों को धान चढ़ाते थे तथा शवदाह की प्रथा आरंभ हुई, परंतु महापाषाण अवस्था से चली आ रही दफनाने की प्रथा समाप्त नहीं हुई। जो महापाषाण में अभी भी जो है, पहले दफनाया करते थे पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों से, और उनके साथ मृदभांड और लोहे की चीज़ रखा करते थे, उसी महापाषाण की बात हो रही है, और अभी भी चली आ रही है दफनाने की। लेकिन यहाँ से जो दाह संस्कार जो हमारी हिंदू संस्कृति में है, यानी कि शवों को जलाने की प्रथा, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखिए, संगम और अध्यक्ष के बारे में होती है, संघ और संरक्षक और स्थल, इनके बारे में हम बताएंगे। प्रथम संगम कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम
संगम में कौन थे? अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम में कौन से थे? तोलकपियर। और तृतीय में निक्किर। और संरक्षक कौन से? पांड्य शासक। स्थल कौन सा था? मथुरा। पांड्य शासक कौन सा था द्वितीय में? कपाटपुरम, जो अलवय में है। और तृतीय पांड्य शासक की बात हो रही है, वो उत्तरी मथुरा। अध्यक्ष कौन थे? निकीर तृतीय में। इसको रीड कर लेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आज का, जो हमने कराया, आप लोगों को समझ में आया और इसके बारे में जानकारी मिली। तो साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग जो एस्पिरेंट हैं उनको ये टॉपिक की अच्छी नॉलेज हो सके और अपनी तैयारी को एक रणनीतिक तैयारी में बदल सकें। तो साथियों, आपसे आशा करता हूँ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि इस टॉपिक के बारे में क्लियरिटी हो या टॉपिक क्लियर हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।